आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी जानने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ इतिहास पढ़ा नहीं बल्कि इतिहास बनाया। एक ऐसा नाम जिसने भारत की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। चलिए समझते हैं उनकी पूरी कहानी। तो ये कहानी किसी संसद भवन से नहीं बल्कि साल 1901 के एक सुनसान से रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। सोचिए, एक 10 साल का बच्चा, अंधेरा घिर रहा है और उसका सफर एक ऐसा मोड़ लेने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस बच्चे के साथ? वो बच्चा भीमराव अंबेडकर बचपन से ही किस भयानक अन्याय का सामना कर रहा था? उन्हें झेलनी पड़ रही थी एक ऐसी क्रूर व्यवस्था जहां किसी के छूने भर से इंसान अपवित्र हो जाता था। स्कूल में क्लास के बाकी बच्चों से अलग एक बोरे पर बैठना पड़ता था, और वो भी बोरा उन्हें खुद घर से लाना पड़ता था। सोचिए, स्कूल के पानी के घड़े को हाथ लगाने तक की इजाजत नहीं थी। कोई नाई उनके बाल काटने को तैयार नहीं था। कोई तांगे वाला अपनी गाड़ी में बिठाने को राजी नहीं था। वजह, क्योंकि वो अछूत मानी जाने वाली महार जाति से थे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा लड़का जिसे समाज ने हर कदम पर, हर मौके पर जलील किया, वो दुनिया के सबसे पढ़े लिखे, सबसे काबिल विद्वानों में से एक, आखिर बना कैसे? इसका जवाब था ज्ञान। उन्होंने एक ऐसा एकेडमिक सफ़र तय किया जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में बीए किया। फिर वो पहुंचे अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहां से एमए और पीएचडी की। लेकिन सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद वो गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां से उन्होंने डीएससी की डिग्री हासिल की। और तो और वहीं से बैरिस्टर भी बने। उन्होंने ज्ञान को ही अपनी सबसे बड़ी और सबसे अचूक ताकत बना लिया था। देखिए, अंबेडकर के लिए पढ़ाई सिर्फ डिग्रियां इकट्ठा करना नहीं था। ये एक तपस्या थी, एक साधना जो उनकी असली सुपर पावर बनी। वो खुद कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। और उनके ज्ञान की इस तपस्या का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि उन्होंने अपना घर सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि अपनी किताबों को रखने के लिए बनाया था। एक विशाल लाइब्रेरी जिसमें 35,000 से भी ज्यादा किताबें थीं। और याद रखिए, ये उस जमाने की बात है जब गूगल या इंटरनेट नहीं हुआ करता था। ये उनके ज्ञान की साधना का एक जीता जागता सबूत था। तो ठीक है, ज्ञान तो हासिल कर लिया, पर अगला सवाल ये है कि इस जबरदस्त ज्ञान का इस्तेमाल सामाजिक न्याय के लिए एक ठोस एक्शन में कैसे बदला? उन्होंने अपना ध्यान लगाया एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी इंसानी हक पर। पानी। साल था 1927 और उन्होंने महाट सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये एक आंदोलन था, एक सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए। और विडंबना देखिए, ये एक ऐसा तालाब था जहां से जानवर तो पानी पी सकते थे, लेकिन इंसानों के एक बड़े तबके को, दलितों को, इसकी इजाजत नहीं थी। और अधिकारों की यही लड़ाई उन्हें सीधे महात्मा गांधी के साथ वैचारिक टकराव में ले आई। ये आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक संघर्षों में से एक था। तो आखिर वो बड़ी बहस थी क्या? दोनों के बीच मतभेद कहाँ थे? देखिए, उनके संघर्ष के केंद्र में भारत को लेकर दो बिल्कुल अलग नजरिए थे। एक तरफ गांधी जी का मानना था कि जाति व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर का कहना था कि सुधार नहीं, इसे जड़ से ही खत्म करना होगा। और ये टकराव सबसे ज्यादा गहराया जब अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग चुनावी प्रतिनिधित्व की मांग की, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। तो हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर के ये मांग मान ली, लेकिन इसके विरोध में गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। अब जरा सोचिए, अंबेडकर पर कितना जबरदस्त दबाव बना होगा। आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा और पूना पैक्ट पर दस्तखत करने पड़े। इस समझौते में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग तो छोड़ दी, लेकिन इसके बदले में दलितों को जॉइंट इलेक्टोरेट के अंदर ही आरक्षित सीटें मिली। इन तमाम राजनीतिक लड़ाइयों और वैचारिक मतभेदों के बावजूद एक राष्ट्र के निर्माता के तौर पर अंबेडकर की भूमिका ऐतिहासिक है। तो सवाल ये है कि भारत को उनका सबसे बड़ा और सबसे कीमती तोहफा क्या था? एक शब्द में जवाब है संविधान। भारत का संविधान। उन्हें भारतीय संविधान का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट यानी प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को बनाने में एक केंद्रीय भूमिका निभाई।
और सिर्फ एक किताब नहीं लिखी, बल्कि एक नए आज़ाद भारत की नींव रखी। लेकिन रुकिए, उनकी सोच और उनका काम सिर्फ संविधान तक ही सीमित नहीं था। क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्रियों में मजदूरों के काम करने के घंटे 12 से घटाकर 8 करवाने में उनका बड़ा हाथ था। महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव की शुरुआत भी उन्होंने ही की। और इतना ही नहीं, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाने वाले हिंदू कोड बिल के वो सबसे बड़े पैरोकार थे। उन्होंने भारत की सामाजिक और आर्थिक नींव को हर तरह से मजबूत किया। अब एक आधुनिक देश का पूरा कानूनी ढांचा तैयार करने के बाद अंबेडकर ने अपनी जिंदगी का एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही निजी और दार्शनिक फैसला लिया। सवाल ये है कि उन्होंने उस धर्म को ही क्यों छोड़ दिया जिसमें वो पैदा हुए थे। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। अपनी मंशा जाहिर करने के कई दशकों बाद साल 1956 में उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक धर्म परिवर्तनों में से एक का नेतृत्व किया और अपने करीब 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। पर क्यों? उनके लिए ये किसी धर्म का त्याग नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे दर्शन को अपनाना था जिसकी तलाश वो पूरी जिंदगी करते रहे। जैसा कि वो खुद कहते थे, मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की सीख देता है। बौद्ध धर्म में उन्हें यही दर्शन मिला। तो एक ऐसे लड़के से जिसे सार्वजनिक तालाब से पानी पीने तक के लिए संघर्ष करना पड़ा, वहां से लेकर एक पूरे राष्ट्र का संविधान निर्माता बनने तक, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सामाजिक न्याय के लिए एक अथक संघर्ष की कहानी है। और उनकी ये असाधारण कहानी आज हम सबके लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है कि आज के भारत के लिए अंबेडकर के विचार कितने प्रासंगिक हैं।